दोस्तों, सारांश के मंच से आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा बुलडोजर जस्टिस। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर। कदाचित ये दोनों एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं, अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। बात ये हुई कि समाजवादी पार्टी के एक लंबे कार्यकाल के बाद योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री की कुर्सी का प्रभार संभाला और योगी आदित्यनाथ जी को ये जंगल, पूरा प्रदेश जंगल राज, कानून व्यवस्था बिल्कुल बैठी हुई और पैरेलल गवर्नमेंट चलती हुई, उनका माफियाओं का, डॉन का, ये सारी व्यवस्था जो थी कुव्यवस्था के साथ स्टेट इनको विरासत में मिला। अब इस पर ये विषय था चुनने का योगी आदित्यनाथ जी का कि आखिर इसको कैसे किया जाए। उन्होंने एक चीज़ पर बहुत फोकस किया कि कानून का राज स्थापित होना चाहिए। ये एक ऐसा चीज़ है जिसकी सब प्रशंसा करते हैं और इससे यदि नुकसान भी हो तो कोई आदमी बुरा नहीं मानता। इसलिए उन्होंने ये प्रण किया कि कानून का राज हर हाल में स्थापित किया जाएगा। अब होता है क्या कि गैर कानूनी काम करने वाले लोग कितने हैं और कौन कौन से गैर कानूनी काम हुए, उसमें यहाँ से फिर दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता ये है कि सरकार अदालत जाती है, अदालत के फैसले का इंतज़ार करती है और अदालत जो फैसला देती है उसके बाद वो करता है। दूसरा रास्ता ये है जिसमें कि सरकार ये समझती है कि सरकार की आवश्यकता, उपयोगिता इसीलिए है यदि कोई गैर कानूनी काम कर रहा है तो उसको नियमानुसार, विधि विधान के अनुसार उसको दंड दिया जाना चाहिए और उसके बाद किसी को अगर शिकायत है तो वो अदालत जाए। तो योगी आदित्यनाथ जी ने दूसरा रास्ता अपनाया, यानी जो गैर कानूनी है उसे दंड मिलेगा और दंड दिया जाएगा। अब इसमें दो पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको नोट कर लिया जाए कृपया। पहला ये कि हर अपराधी का अपना कुछ न कुछ रियल एस्टेट था, मतलब कुछ ज़मीन और उस पर कुछ निर्माण किया हुआ भवन, वो छोटा हो बड़ा हो जैसा हो होता था, बल्कि उस स्टेट का साइज, भव्यता जो है वो अपराधी महाशय की शान का प्रतीक होता था। जितने बड़े माफिया उतना बड़ा उनका स्टेट, यानी कि हर आदमी, और उसमें भी खास बात किसी का कोई खरीदा हुआ नहीं रहता, किसी भी ज़मीन का मालिकाना हक का दस्तावेज उनके पास नहीं था, इसलिए कि वो सारी की सारी ज़मीनें अतिक्रमण की हुई थी। तो ये एक तरफ का ऑब्जर्वेशन था जो कि गैर कानूनी था। दूसरा क्या था कि इनको दंड देने का जिम्मा पुलिस को दिया जा सकता था या इसके लिए खुफिया विभाग को भी इन्वॉल्व किया जा सकता था या किसी ओएसडी को पावर देकर के किया सकता था। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने इन सब के लिए बुलडोजर को चुना और इसके कुछ कारण हैं जो इस तरह हैं। पहला ये कि बुलडोजर का कार्य प्रत्यक्ष दिखता है कि वो उसने तोड़ा, इतना ही तोड़ा, इससे ज़्यादा नहीं तोड़ा, ये प्रत्यक्ष दिखता है। दूसरा ये
कि बुलडोज़र घूस नहीं लेता, इसलिए कोई आदमी उस पर किसी तरह का आरोप लगाकर उसे हॉल्ट कर सकता है, डिले कर सकता है, ऐसा संभव नहीं है। तीसरी बात ये थी कि कानूनी दांव पेच में फंसा करके आप बुलडोज़र को नहीं रख सकते, वो कोई आदमी नहीं है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने ये मॉडल अपनाया, जिसमें उन्होंने पहले तो अध्ययन किया कि राज्य में कितने तरह के अपराध कर्मी हैं। उसमें सर्वोपरि जो अपराध आया वो छोटे स्तर का अपराध था और बड़े स्तर का। छोटे स्तर का अपराध ये था कि लड़कियों को दुपट्टा खींचना, साइकिल से गिरा देना, पीछा करना, इसी तरह की बातें। और दूसरा था सांप्रदायिक या मतलब धार्मिक पर्व और त्यौहार का मनाना। इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी ने सीसीटीवी कवरेज का एरिया बढ़ाया और उसकी मॉनिटरिंग अपने चैम्बर में एक स्क्रीन पर करवा ली। और वैसे तो स्क्रीनिंग उनका होता रहता था, तो कहीं कोई लड़का किसी लड़की का दुपट्टा खींचते हुए पकड़ा जाता या दिख जाता तो उसके बाद उनकी शामत आ जाती थी। कुछ नहीं, उन्हें पुलिस सबसे पहले पकड़ करके ले जा करके और 2-4 डंडों से स्वागत करती थी और छोड़ देती थी। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ जी ने एक एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया और ये एंटी रोमियो स्क्वाड घूम घूम कर देखेगा कि कहाँ कोई आशिक अपनी महबूब को कुछ मतलब पढ़ा रहा, पढ़ा रहा, कुछ सिखा रहा, जो भी हो। इस विषय पर एक हास्य कवि सम्मेलन याद आ जाता है, जिसके मुख्य अतिथि थे कुमार विश्वास। उसमें एक हास्य कवि खड़ा होकर के कहता है कि एक मंत्री जब केंद्र पहुंचता है और वहाँ के कैबिनेट का हेड बन जाता है, यानी पीएम बन जाता है, तो घोषणा खुलेआम करता है कि न खाता हूँ न खाने दूंगा। और वही मंत्री जब स्टेट में आकर के कैबिनेट मिनिस्टर का चीफ बन जाता है, यानी कि चीफ मिनिस्टर, तो धड़ल्ले से खुलेआम घोषणा करवाता है, मैं न मोहब्बत करता हूँ न करने दूंगा। तो ये तो रही दोस्तों हंसी मजाक की बातें। तो पहला इस तरह से निपटाया गया और युवा पीढ़ी में कानो कान ये खबर सब जगह फैल गई कि कानून अपना काम कर रहा, ये एक मैसेज चला गया। दूसरी बात आई विभिन्न संप्रदायों के बीच, तो उसमें आते ही जाते कुछ आदेश जारी किए गए, जिसमें पहला आदेश था कोई भी आदमी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा, मस्जिद में पढ़िए या अपने घर पे पढ़िए। दूसरी घोषणा यह थी कि नवरात्र के समय में मांस मछली की दुकानें बंद रहेंगी। तीसरी घोषणा थी या तीसरा आदेश ये था कि आप किसी भी तरह का शोभा यात्रा निकालें या जुलूस निकालें, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो बजाने वाला है आवाज़ का, वो उसका वॉल्यूम आपके कंट्रोल में होना चाहिए। स्पेसिफिकेशन था कि विद इन सर्टेन डेसिबल। तो ऑब्जेक्टिवली इसको डिसाइड किया जा सकता था, ऑब्जर्व किया जा सकता था। तो ये हुआ। इसके अलावा इन्होंने यह भी आदेश जारी किया कि हर मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारे से किया जाने वाला किसी भी या सभी भी प्रकार के पुण्य प्रसारण का आवाज़ सीमित रहेगा, एक कंट्रोल में नियंत्रित रहेगा। इस आदेश ने भी सरेआम पब्लिक को ये समझाया
ये संदेश दिया कि अब आपके राज्य में कानून का राज स्थापित हो रहा है। अब आइए पहले बात करते हैं इस प्रदेश की, जिसके लिए यह विख्यात था, और वो था दंगा। शायद ही कोई ऐसा वर्ष गुजरता था जब सांप्रदायिक दंगे नहीं होते थे। एक बार तो जब श्री कोविंद पूर्व राष्ट्रपति जब अवकाश प्राप्त हुए तो वे अपने शहर कानपुर में आना पसंद किए। उनको पहुंचाने के लिए वहां से प्रधानमंत्री जी आए थे तथा उन्हें रिसीव करने मुख्यमंत्री गए थे। तात्पर्य यह कि पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जिस समय उस शहर कानपुर में हैं, उसी समय दंगे भड़क गए। योगी जी ने वहाँ अपना अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करके और निकल गए। अपने चैम्बर में बैठ करके मॉनिटर कर रहे हैं पत्थरबाजों का, आग लगाने वालों का, और इसी तरह से हुआ, दंगा समाप्त हुआ। और शाम में एक्सपर्ट की बैठक लगा दी उन्होंने, मुख्यमंत्री ने, कि भले ही रात भर खंगालना पड़े टीवी, सीसीटीवी फुटेज खंगालिए, और कोई निष्कर्ष निकलता है तो उसे बताइए। और पुलिस विभाग के हर एक जीप को यह आगाह कर दिया गया था कि कल सुबह होने के पहले आप एक पर्ची ले जाइएगा जिस पर एक नाम लिखा हुआ होगा अपराधी का, और एक कागज़ होगा जिस पर बिल होगा। हुआ वही। सुबह सुबह दरवाजे पे दस्तक पड़ी। अपराधी ही अक्सर खोला दरवाज़ा, पकड़ लिया पुलिस ने, अरेस्ट हैंडकफ बना के गाड़ी में बिठा दिया गया। और उसके बाद वो जो बिल था सादे कागज़ पर, वो परिवार के लोगों को थमा दिया गया कि ये है इनकी कारगुजारी, इन्होंने सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाया है जिसकी भरपाई आपको करनी है। और ये बिल मोटा मोटी 75,000 का था, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक भी एक आदमी को बिल पहुंच जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसने कितना नुकसान किया है। और इस तरह से इस दंगे का समापन हुआ और परिणाम निकला जो कि बिल्कुल आग की तरह पूरे सूबे में फैल गया कि भाई यहाँ तो कुछ कानून का राज कुछ ज़्यादा ही कड़ा लग रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्टैंडर्ड डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्रिमिनल्स, अपराधियों का एक वर्गीकरण उन्होंने एक बनाया आर्बिट्रेरली। अपराधी, मशहूर अपराधी, ये माफिया तथा डॉन, 4 कैटेगरी बनाए उन्होंने। पहले उन्होंने अपराधियों की सूची मांगी और उन्होंने एक शेड्यूल ये किया कि इस तारीख से हम लोग शुरू करेंगे और आप जाएंगे, उन्हें नोटिस देंगे कि कल या परसों सुबह तक इसको खाली कर दीजिए, उनके रिसीविंग ले लेंगे और फिर अगली तारीख पर आप इस बुलडोजर के साथ पहुंचेंगे और जो भी इंक्रोचमेंट पे कंस्ट्रक्शन है उसे ज़मीन दोज करके ही वापस लौटिएगा। अगर अधिक बल की ज़रूरत पड़े तो वहाँ से आप संपर्क कीजिएगा मुख्यालय से। और पुलिस सपोर्ट इस तरह पहुँच जाती थी और दमकल भी पूरे मिजाज से अपने काम में लग जाता था। उसके बाद बारी आई मशहूर अपराधियों का, जिनका नाम ज़्यादा था, उनका बंगलो भी ज़्यादा बड़ा होता था। बंगलो कहिए, रियल एस्टेट जिससे उनको इनकम होते रहता था, वो भी ज़्यादा बड़ा होता था। उनको भी निपटाया जाने लगा इसी तरह से। अब इस तरह से इसे टेलीविज़न ने
प्रसारित करना शुरू किया डिफरेंट चैनल्स पर, और जो सूचना पूरे राज्य में पहुंचाई गई, बल्कि पूरे देश भर में पहुंचाई गई, वो थी कि बुलडोज़र से ढहते हुए मकान, एक से एक खूबसूरत मकान जो ज़मींदोज़ किए जा रहे थे, और ये था जोगी जी का न्याय। इसको पूरे तंत्र को फैला दिया गया। एंड इन दिस वे दिस बुलडोज़र जस्टिस बिकेम पॉपुलर और नोटोरियस में से। अब आइए माफिया लोगों की दुनिया में, तो इनकी अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग किस्से हैं। इन लोगों की बहुत सारी कहानियाँ चलती रहती हैं, जिसमें तो इस तरह से इस पर किया गया। और जो यहाँ तक माफिया लोगों की बात है, उनके डिफरेंट चैप्टर्स इस तरह से थे। पहला था बिल्डिंग मोर स्टेट अर्निंग मोर मनी। उसके लिए वो क्या करते थे कि सुबह दोपहर शाम किसी भी वक्त जाकर किसी ज़मीन पर खड़े हो गए या वहाँ कोई साधन मंगाकर बैठ गए। इसका मतलब होता था कि वहाँ के मालिक, उस ज़मीन के मालिक को उनके सामने आना होता था। मालिक जब आकर के ना अभिवादन करते थे, जी प्रणाम, तो कहते देखो भैया ये ज़मीन तुम्हारी थी आज तक, अभी तक, लेकिन अभी से लेकर ये ज़मीन मेरी है। कागज़ जो बिक्री के दस्तावेज मिलेंगे उन पर शांतिपूर्वक हस्ताक्षर कर देना, मुआवजा आपको मिल जाएगा। और इस तरह से माफिया लोगों की संपत्ति में वृद्धि होती थी। वैसे मैंने सरकारी ज़मीन कब्जा करने के अलावा अपराध की दुनिया की कहानी इनकी ये थी कि लोअर कोर्ट में जहाँ ट्रायल होता था, वहाँ तो कोई गवाह पहुँचता नहीं था। अगर गवाह पहुँच जाए तो उसे गवाही नहीं देनी है, उसे पलट जाना है। और अगर वो पलटा नहीं, उसने सही सही गवाही दी, तो उसके बाद उसको जिंदा नहीं रहना है। इसलिए कई मामलों में आरोपी जो था बाइज्जत बरी हो जाता था। अब आइए उच्च न्यायालय के स्तर पर। उच्च न्यायालय के स्तर पर स्थिति ये थी कि जब किसी माफिया से संबंधित फाइल किसी जज साहब को दी जाती थी, तो वो उसमें एक पेपर लगा करके रिटन नोट लगाकर भेज देते थे, जिस पर लिखते थे कि मान लिया जाए अतीक अहमद, तो लिखते थे श्री अतीक अहमद जी कि केस की सुनवाई करने का साहस मुझ में नहीं है, ये लिखकर लौटा देते थे। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि ये सभी जज इसी तरह की टिप्पणी की और लौटते लौटते फिर उस जज साहब के पास आ गया जिन्होंने ये टिप्पणी की थी। उस केस में डेट और दे करके किसी तरह मामला को टाल मटोल करके मैनेज किया जाता था। लेकिन अगर किसी जज ने उसकी सुनवाई की तो बहुत स्पष्ट है, कहना नहीं होगा कि उसे फेवर करना है माफिया को। ये वेल सेड था, वेल इन्फॉर्म्ड। तीसरा क्षेत्र था राजनीति का। ये खुद या इनके सगे किसी क्षेत्र से प्रत्याशी बने तो और लोगों के लिए रूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये था कि तो फिर कोई दूसरा प्रत्याशी वहाँ से सामने नहीं आना चाहिए। अगर वो फील्ड में आता भी है तो उसे पर्ची नहीं भरना है, यानी उसे कैंडिडेट नहीं होना है, खड़ा नहीं होना है। अगर वो कैंडिडेट भी बन गया और खड़ा रहा चुनाव तक, तो उसे चुनाव नहीं जीतना है। अगर चुनाव जीत गया तो उसे जिंदा नहीं रहना है। ये था
इन लोगों का कानून का राज। इसमें एक आलोक पॉल करके, शायद आलोक नाम था, बट उनका टाइटल था पाल। तो श्री पाल साहब ने अतीक अहमद के कैंडिडेट को हराया और उसके बाद वो 9 महीने तक शायद सांसद रहे या एमएलए रहे, नॉट श्योर। लेकिन जिस दिन 9 महीना पूरा हुआ उसी दिन उनकी शादी के 9 दिन पूरे हुए थे और उसी दिन 2 आदमी जीप से उनकी तरफ आ रहे थे, रिवॉल्वर हाथ में लिए हुए और फायर करते हुए। उसके बाद ये भागना शुरू किए और ये भागते थे बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में कि जैसे कोई भाग रहा है पीछे से मर्डर करने वाला। भागते रहे, अगले सामने जाए चौराहे पर, वहाँ पर पहले से खड़ा है, दाहिने मुड़े बाएं मुड़े, यहाँ से भाग के वहाँ जाए। और ये इतना ही भाग पाते थे जितना वो सब मोहलत देता था। अंत में फायर करके उनको गिरा दिया। उनके जान पहचान वालों ने उन्हें एक खाट पर लोड किया कि ले जाएंगे इलाज कराने। उन खाट पर लेटे हुए पाल साहब को इतनी गोलियां मारी कि वो तत्काल वहीं उसकी मृत्यु हो गई। ये था उन लोगों का रुतबा। लेकिन योगी जी ने जब अपने कानून के कदम उठाए तो उन्होंने वारंट पहले जारी किया। वारंट पे कोई पकड़ाने वाला था नहीं, सब इधर उधर घूमते थे। बस योगी जी को बहुत मौका मिल गया, बहुत बढ़िया। उनकी हवेली या उनका स्टेट गिराना शुरू किए, ज़मींदोज करना शुरू किए और कईयों के तो पूरे के पूरे स्टेट ज़मींदोज हो गए। और बस उस माफिया महोदय का इंतज़ार था न्याय व्यवस्था को सुपुर्द करने के लिए। अंत में थक हार करके लोग आते थे, वो चाहे अतीक अहमद साहब हो या कोई भी। बहुत सारे माफिया थे, कितने लोगों का नाम याद रखा जाए। लेकिन इस तरह से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बुलडोजर के सहारे कानून व्यवस्था लागू किया। और इनका जब कस्टडी में थे अतीक अहमद, तो उनको किसी ने मर्डर कर दिया, जो प्रेस रिपोर्टर के नाम पर आया था, और मर्डर कर दिया उसको। उसके बाद जो हैदराबादी भाईजान हैं, वो कहीं बिल्कुल एक्टिंग करते हुए बोले जा रहे हैं, मजबूर लाचार दोनों हाथ सीकड़ में बंधे हुए, और उस पर से कोई गोली मार देता है। क्या सांसद की यही ज़िंदगी होती है? जनाब, सांसद नहीं कहिए, माफिया कहिए। और उसी केस को, उनके बारे में जब इंटरव्यू लेने कोई पहुंचा, तो बिहार के लालू यादव के बेटे श्री तेजस्वी यादव, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि अतीक जी एक बहुत अच्छे आदमी थे। श्रीमान जी कहाँ के अच्छे आदमी, और अतीक जी वो किसी तरह के आदर से संबोधित किए जाने के हकदार नहीं थे। वो केवल एक माफिया थे, माफिया, जिसे कि न्याय व्यवस्था के हवाले कर देना था। और इस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम हुआ। और यहाँ से ये एक शब्द बहुत इफ़ेक्टिव कि जोगी मॉडल तथा बुलडोजर जस्टिस, ये दोनों शब्द आए और आज भी चल रहे हैं। डिफरेंट स्टेट्स इसको फॉलो कर रहे हैं। सो दोस्तों, यहीं तक था उसके बारे में वर्णन करना, और अब ये वीडियो समाप्त होता है।
यहाँ तक साथ देने के लिए आपका बहुत आभार तथा आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।